नमस्कार दोस्तों, वी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने दोस्तों पिछली क्लासों में सूंग काल के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया था दोस्तों। अब पढ़ते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि सूंग काल की जो प्रश्नोत्तरी है, इनके माध्यम से इस सूंग काल की जो कला है वो कला को समेटने का हमने कार्य किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद में स्तूप को क्या कहा जाता है? कि ऋग्वेद के अंदर स्तूप को कहा जाता है, ऋग्वेद के अंदर स्तूप को क्या कहा जाता है दोस्तों? राख का ढेर, या यज्ञ की ज्वाला को, या मिट्टी के ढेर को, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसमें से बताइए दोस्तों कि ऋग्वेद के अंदर जो स्तूप है, इस ऋग्वेद के अंदर स्तूप को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा अच्छे से कि ऋग्वेद में यज्ञ की जो अग्नि है, उस अग्नि की उठती हुई जो ज्वाला है उसको स्तूप कहा जाता है। यानी यज्ञ की ज्वाला को ऋग्वेद के अंदर क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। ये राख के ढेर को इसको कहा जाता है दोस्तों रामायण के अंदर। यानी रामायण में कहा गया कि जो स्तूप है उसको राख के ढेर के समान माना गया है रामायण के अंदर। और यज्ञ की ज्वाला को ऋग्वेद में कहा गया है। किस में कहा गया है दोस्तों? ऋग्वेद के अंदर। और मिट्टी के ढेर, ये मिट्टी के ढेर को किस में कहा गया है दोस्तों? इस स्तूप को, ये जो मिट्टी का ढेर है, ये दोस्तों जो चित्ता पर मिट्टी का जो बड़ा थुआ होता है उसको स्तूप के नाम से जानते हैं। यानी चित्ता पर, यानी आप इसमें देखिएगा कि स्तूप, एक स्तूप के बारे में हम देख लेते हैं। जो स्तूप होता है दोस्तों वो होता है चित्ता पर। यानी चित्ता पर मिट्टी का ढेर, चित्ता पर मिट्टी के ढेर को, या फिर इसके साथ जो पीपल का वृक्ष और साथ में आ जाए तो इस दोनों को मिलाने से, इन दोनों के मिलाने से हम चैत्य, इन दोनों के मिलान से तो क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। लेकिन चित्ता पर मिट्टी का जो ढेर होता है उसको स्तूप के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके पास में जैसे वृक्ष, पीपल का वृक्ष या कोई वृक्ष आ जाए तो उसको चैत्य के नाम से हमें जानते हैं दोस्तों। स्तूप अधिकतर बुद्ध की स्मृति चिन्हों पर बनाए गए थे, जो स्तूपों का निर्माण किया गया था। और स्तूप दोस्तों 4 प्रकार से बनाए गए थे: शारीरिक स्तूप, पराभौमिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और संकल्पित स्तूप। इन सभी प्रकारों का हमने अच्छे से डिटेल से अध्ययन क्लास में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इनमें से मिलान करना है दोस्तों। मिलान करना है कि शारीरिक स्तूप, इनमें से मिलान करना है आपको कि जो शारीरिक स्तूप है, शारीरिक स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? पराभौमिक स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? अक्षित जो ये स्तूप है, जो उद्देश्य का स्तूप संकल्पित, ये संकल्पित है, संकल्पित, यह दोस्तों संकल्पित जो स्तूप है वो किस पर बनाया गया है, और उद्देश्य का स्तूप किस प्रकार से बनाए गए। यानी जो शारीरिक स्तूप है, ये दोस्तों शारीरिक स्तूप है जो शरीर के अवशेष हैं, शरीर के अवशेषों पर बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो शारीरिक स्तूप है वो शरीर के अवशेषों पर बनाए गए थे। पराभौमिक स्तूप है दोस्तों जो प्रयोग में ली गई जो वस्तु है, जैसे महात्मा बुद्ध के भिक्षा पात्र पर बनाए गए जो स्तूप है वो पराभौमिक स्तूप के अंतर्गत आता है। तो ये पराभौमिक स्तूप है जो प्रायोगिक वस्तुओं के ऊपर बनाए गए स्तूप है वो पराभौमिक स्तूप के अंतर्गत आता है। ये संकल्पित स्तूप है दोस्तों कि भ्रमण हेतु जहाँ महात्मा बुद्ध के द्वारा कहाँ कहाँ भ्रमण किया गया उनके ऊपर जो स्तूप बनाए गए वो संकल्पित स्तूपों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। और उद्देश्य का स्तूप जो स्वयं की इच्छा से बनाए गए थे वो उद्देश्य का स्तूप के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमारा ये स्तूप है, इसका भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दोस्तों सांची स्तूप हेतु जो गलत कथन है वो आपको छांटना है कि सांची के स्तूप के लिए गलत कथन आपको क्या है, वो आपको इसमें से देखना है कि सांची के स्तूप में ये जो स्तूप है विदिशा नगरी के पास स्थित बिहार में है। ये स्तूप कहाँ है? विदिशा नगरी तो पास तो है, लेकिन ये है कहाँ? बिहार में है। दूसरा है पहाड़ी रायसेन व बेतवा नदी के पार, नदी है इसमें बेतवा नदी, और वो पहाड़ी है रायसेन, और माध्यम है चुनार बलुआ पत्थर। इसकी खोज का श्रेय दोस्तों 1818 के अंदर हेनरी टेलर व उत्खनन 1881 में मेजर के द्वारा किया गया था। तो इनमें से आपको गलत कथन को छांटना है, इसमें से गलत कथन कौन सा है। देखिए दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो सांची का स्तूप है ये विदिशा नगरी की एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है, न कि बिहार के अंदर। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, ये बिहार के अंदर नहीं है, न कि ये है आपका कहाँ? मध्य प्रदेश के पास विदिशा नगरी से 9 किलोमीटर दूर, 9 किलोमीटर जो सांची नामक स्थान है वहाँ पर स्थित है। और जिला है दोस्तों रायसेन जिला, यानी रायसेन की पहाड़ी रायसेन जिला और बेतवा नदी के पास ये सांची का स्तूप मौजूद है। इसका माध्यम ये बनाया
गया स्तूप है जो चुनार बलुआ पत्थर के माध्यम से इसको बनाया गया था। और इसकी खोज करने का श्रेय दोस्तों जाता है 1818 के अंदर हेनरी टेलर के द्वारा और 1881 में मेजर कोल के द्वारा इसकी खोज करने का समय का श्रेय जाता है। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया इसको दोस्तों 1889 के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। किसको? हमारे सांची के स्तूप को। सांची के स्तूप का हम फिर से देख लेते हैं दोस्तों कि सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश भोपाल के पास है जो विदिशा नगरी में स्थित है। ये 9 किलोमीटर दूर सांची स्थान पर स्थित है जो जिला है रायसेन जिला और पहाड़ी है दोस्तों यहाँ की कौन सी? रायसेन पहाड़ी है। नदी है बेतवा नदी के पास है। ये जो सांची का स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है दोस्तों और यहाँ पर शुंग काल का मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है किसको? सांची के स्तूप को। यानी शुंग काल का मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसको माना जाता है? सांची नामक स्थान है सांची के स्तूप को मानते हैं। और ये सांची का स्तूप है इसका दोस्तों प्राचीन नाम काकनादोटर या काकने या बेसिदगिरी या चैत्यगिरी के नाम से इसको जानते हैं। लाल बलुआ पत्थर या चुनार बलुआ पत्थर भी होता है या लाल बलुआ पत्थर से भी इसका माध्यम करते हैं। अब दोस्तों जो इसका सांची का स्तूप है इसका व्यास भी देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। इसकी भी इस पर नज़र डाल लेते हैं कि इसका व्यास है 120 फीट, यानी इसका व्यास दिया गया है 120 फीट और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 54 फीट, यानी इसकी ऊंचाई 54 फीट के अंतर्गत आती है जो सांची का हमारा स्तूप मौजूद है। ये सांची का स्तूप है ये इसका निर्माण दोस्तों अशोक के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। ईंटों से निर्माण सर्वप्रथम प्रारंभ, लेकिन पुनः निर्माण इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है निर्माण काल का वो शुंग काल के अंतर्गत माना जाता है। यहाँ पर तीन स्तूप थे दोस्तों इस सांची के अंदर। तीन स्तूप थे। एक तो महास्तूप था जो बीच वाला सबसे बड़ा स्तूप था यानी महास्तूप। एक तो महास्तूप था दोस्तों ये सबसे बड़ा स्तूप था और इसके पूर्व के अंदर एक छोटा 3 नंबर का स्तूप था। ये 1 नंबर का स्तूप है और इसके पास में ये जो छोटा स्तूप है वो 2 नंबर का स्तूप है। ये जो पास में छोटा स्तूप है ये 2 नंबर का स्तूप है। यहाँ पर दोस्तों बुद्ध के दो शिष्यों की अस्थि मिली हैं। 2 शिष्यों की अस्थियाँ हैं। किसकी अस्थियाँ हैं? बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियाँ हैं। वो बुद्ध के 2 शिष्य कौन कौन से? एक तो दोस्तों सारीपुत्र और दूसरा है दोस्तों इसका महामोद गयालयन यानी महामोद गलायन। ये इसका दूसरा इसका 2 शिष्य थे यानी सारीपुत्र और महामोद गलायन। ये 2 शिष्य थे जिसके सांची के स्तूप के पास इसकी क्या है अस्थियों पर स्तूप अस्थियां रखी हुई के प्रमाण हमें मिले थे। यहाँ पर बुद्ध के जो सांची का स्तूप है यहाँ पर दोस्तों बुद्ध की 4 घटनाओं को उकेरा गया है, जैसे जन्म की घटना है, बोधिसत्व की प्राप्ति की घटना है, धर्मचक्र परिवर्तन यानी ज्ञान देने की घटना है और महापरिणाम परिनिर्वाण की घटना है। इस प्रकार से इसे सांची के स्तूप में आपको देखने को मिलते हैं। सांची का स्तूप है जो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित था दोस्तों, जो प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। ये सांची का स्तूप है ये कौन सी शाखा से संबंधित था? हीनयान यानी हीनयान शाखा से ये संबंधित सांची का स्तूप था। अब चलते हैं दोस्तों कि जो सही उत्तर की पहचान करनी है आपको, इसमें सही उत्तर की पहचान करनी है। सही उत्तर की पहचान करनी है कि दोस्तों सांची का जो स्तूप है बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित था। बिल्कुल राइट। अभी हमने पढ़ा है कि जो सांची का स्तूप है ये कथन है इसका, जो सांची का स्तूप है ये बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है, लेकिन इसका कथन निष्कर्ष निकलता है क्योंकि सांची के स्तूप में बुद्ध मूर्ति पूजा के रूप में करते थे, यानी बुद्ध की जो मूर्ति है वो पूजा के रूप में करते थे। क्या हीनयान शाखा से संबंधित तो था, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन हीनयान शाखा क्या है? प्रतीक के रूप में पूजा की जाती थी, न कि मूर्ति के रूप में। महायान शाखा जो थी उसको प्रतीक के रूप में पूजा करते थे। जो दोस्तों आगे हमें पढ़ेंगे, महायान शाखा भी बाद में आ जाती है लास्ट में, कुषाण काल में लास्ट के अंदर, लेकिन हीनयान जो शाखा है दोस्तों वो ओनली प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। लेकिन ये कह रहा है कि क्योंकि सांची का स्तूप है बुद्ध की पूजा के रूप में करते थे जब हीनयान शाखा, तो यहाँ पर यदि प्रतीक के रूप में आता था तब तो निष्कर्ष ये आपका सही हो जाता, लेकिन कथन तो सही है लेकिन आपका निष्कर्ष क्या है दोस्तों? रोंग है। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर इसमें कथन तो सही है लेकिन निष्कर्ष से रोंग है, तो ये क्वेश्चन है आपका होगा। अगला क्वेश्चन है पर्सी ब्राउन के अनुसार सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण कितने चरणों में किया गया है?
ये आपको बताना है दोस्तों, मैं अच्छे से अध्ययन इसका करवा चुका हूँ डिटेल से। इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी पर्सी ब्राउन के अनुसार 4 भागों में इसके निर्माण काल को बांटा गया है। एक तो दोस्तों अशोककालीन, एक तो कौन सा है अशोककालीन, अशोककालीन एक तो आपका अशोककालीन है जो दोस्तों प्रथम इसका ईंटों से निर्माण किया गया था। किसके? ईंटों से, यानी ईंटों से इसका निर्माण करने का कार्य अशोक काल में किया गया। दूसरा है दोस्तों इसका देखते हैं जो पाषाण खंडों से, पाषाण खंडों से शुंग काल के अंदर, शुंग काल के अंदर इसका निर्माण किया गया था जो पाषाण से। यहाँ पर जो इसकी वेदिकाएँ हैं इन पर पत्थरों का जुड़ाव करने का जो कार्य किया था वो शुंग काल के अंदर किया जाता है। पाषाण खंडों से इसका निर्माण कार्य किया था। और 3 नंबर पर आता है दोस्तों इसका सातवाहन काल। सातवाहन काल के अंदर इसका निर्माण किया गया था। जो सातवाहन के अंदर आता है दोस्तों इसके चारों ओर जो वेदिका है और जो प्रविष्टि है उसको अलंकृत करने का कार्य किया था, यानी वेदिकाओं का निर्माण किया था। एक तो वेदिका या प्रविष्टनी जो आती है आपकी प्रविष्टनी का निर्माण जो करने का कार्य किया था वो निर्माण का कार्य किया था वो सातवाहन काल के अंतर्गत आता है। और दोस्तों 4 नंबर पर इसमें दोस्तों जो तोरण द्वार है, तोरण द्वारों का निर्माण किया था जो सातवाहन काल के उपरांत यानी बाद में किया था। तोरण द्वारों का निर्माण या दोहरी वेदिका लास्ट के अंदर इसका निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से पर्सी ब्राउन के अनुसार 4 खंडों में इसका निर्माण कार्य विभाजित किया था। अब देखते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सांची का जो स्तूप है, सांची के स्तूप में जो तोरण द्वार है उन तोरण द्वार का निर्माण किस काल में हुआ था? तोरण द्वारों का निर्माण किस काल के अंदर हुआ था वो देखते हैं दोस्तों। सातवाहन काल, इसका ये सातवाहन काल बताइए, सातवाहन काल या शुंग काल या मौर्य काल या गुप्त काल? इसके अंदर ऑप्शन में बताइए दोस्तों आपको जो सांची का स्तूप में तोरण द्वारों का निर्माण किस काल में हुआ था। अभी जो दोस्तों हमने क्वेश्चन इसका अध्ययन किया था जो जिसका तोरण द्वार था वो सातवाहन के उपरांत यानी सातवाहन के लास्ट के अंदर इसका तोरण द्वारों का निर्माण कार्य में देखने को मिलता है। तो इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से हमारा हो जाएगा सातवाहन काल, यानी सातवाहन काल के अंदर तोरण द्वारों का निर्माण कार्य माना जाता है। सर्वप्रथम दोस्तों इसका दक्षिणी तोरण द्वार का निर्माण किया गया था, यानी जो दक्षिण का तोरण द्वार है उसका सर्वप्रथम निर्माण किया गया। और फिर दोस्तों सबसे जो अलंकृत तोरण द्वार है वह उत्तरी तोरण द्वार माना जाता है। जो तोरण द्वार है इन तोरण द्वारों पर जो खंभे हैं वो 14 फीट ऊंचे हैं। वह तोरण द्वार की सबसे जो हाइट है दोस्तों उसकी 34 फीट हाइट मानी जाती है इन तोरण द्वारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देख लेते हैं कि दोस्तों अभी भी हम देखें तो शुंग काल के अंदर तो पाषाण खंडों का निर्माण किया गया था, मौर्य काल में इसमें, गुप्त काल में इसमें है नहीं। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो सांची के स्तूप में गलत कथन को आपको पहचानना है। जो सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप में गलत कथन की पहचान इसमें करनी है। तोरण द्वारों पर 3 बडेरियाँ बनी है। सबसे पहले दक्षिणी व पश्चिमी तोरण द्वार बनाए गए। देखिए दोस्तों सबसे पहले दक्षिण फिर उसके बाद पश्चिम तोरण द्वार बनाए गए। नेक्स्ट है कि तोरण द्वारों पर 6 के जन्म का प्रतीक सिंह के पदचिन्ह को बनाया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 नहीं है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक बुद्ध के जन्म का प्रतीक शेर के पदचिन्हों को बनाया गया है। तोरण द्वारों की जो ऊंचाई है वो 34 फीट है। और सर्वाधिक अलंकृत उत्तरी तोरण द्वार है सर्वाधिक। तोरण द्वार पर बनी 3 बडेरियों को सहारा प्रदान करने हेतु एंथनी की प्रतिमा बनाई गई है। देखिए दोस्तों इसमें इस प्रकार से ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो जहाँ पर पहला सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कि तोरण द्वारों पर 3 बडेरियाँ बनी हैं। सबसे पहले दक्षिण तोरण द्वार बनाया गया था और लास्ट के अंदर दोस्तों पश्चिमी तोरण द्वार या उत्तरी तोरण द्वार बनाया गया था। तोरण द्वारों पर बुद्ध के जन्म का प्रतीक सिंह के पद चिन्ह नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो सिंह नहीं यहाँ पर गज है। गज यानी हाथी के प्रतीक चिन्ह को बनाए गए। हाथी या कमल के प्रतीक चिन्ह, या तो हाथी आएगा या फिर कमल के प्रतीक चिन्ह को बनाया गया है तोरण द्वारों पर बुद्ध के जन्म का प्रतीक। तोरण द्वारों की जो ऊंचाई है वो 34 फीट मानी गई है दोस्तों। और सर्वाधिक अलंकृत तोरण द्वार उत्तरी तोरण द्वार को माना गया है। तोरण द्वार पर बनी 3 बडेरियों को सहारा प्रदान है तो एंथनी की प्रतिमा या साल भंजिकाएँ, इसको साल भंजिकाएँ
शाल भंजिकाएँ या एंथनी की प्रतिमा बनाई गई हैं, जो तोरण द्वार की जो बडेरियाँ हैं उन बडेरियों को सहारा प्रदान करने हेतु बनाई गई हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है कि गलत कथन को यहाँ पर छांटना है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए गए हैं कि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन में अनेक प्रकार के उत्तर छिपे हों, यानी अनेक प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन से निकल के आते हो और आपका रिवीजन हो जाए। तो इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चनों का निर्माण किया गया है। और अभी जो दोस्तों लेटेस्ट जो इसका RPSC का जो पैटर्न है, उसी पैटर्न के हिसाब से हम चल रहे हैं क्वेश्चनों को बनाने का। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो दक्षिण तोरण द्वार है, उस दक्षिण तोरण द्वार पर वृक्षिका, गजलक्ष्मी व श्री देवी की मूर्तियां बनी हुई हैं। बिल्कुल राइट है दोस्तों कि जहाँ पर जो दक्षिण तोरण द्वार है वहाँ पर श्री देवी की मूर्तियां हैं, वृक्षिका की भी मूर्ति है, गजलक्ष्मी की मूर्ति है, और दोस्तों इसमें और भी यक्षों पुरुषों को जैसे बनाया गया है दोस्तों, और यक्षिणी की मूर्ति या बोने की मूर्ति भी यहाँ पर बनी हुई है तोरण द्वारों पर। पश्चिमी तोरण द्वार पर अस्थियों के लिए संघर्ष का दर्शन बनाया गया है दोस्तों आपका पश्चिमी तोरण द्वार पर। तो ये भी आपका राइट है दोस्तों, ये भी राइट है और ये भी राइट है, ये इस प्रकार से दोनों राइट हैं। पूर्वी तोरण द्वार पर महाकपि जातक की कथाएं बनाई गई हैं दोस्तों, और पूर्वी तोरण द्वार पर महाविनिष्क्रमण का दृश्य है हमें, कह रहे ये राइट है दोस्तों। जो पूर्वी तोरण द्वार है उस पर महाविनिष्क्रमण का दृश्य है, लेकिन जो पूर्वी तोरण द्वार पर महाकपि जातक, ये महाकपि जातक दोस्तों आपके पश्चिमी तोरण द्वार पर आपको देखने को मिलता है। ये पश्चिमी तोरण द्वार पर देखने को मिलता है। और जो पूर्वी तोरण द्वार पर दोस्तों 7 बुद्धों की तपस्याचर्या जो दिखाई गई है वो उसमें पूर्वी तोरण द्वार पर, और महाविनिष्क्रमण का जो दृश्य है वो आपको पूर्वी तोरण द्वार पर आपको देखने को मिलता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरूच के जो स्तूप है, भरूच के स्तूप के बारे में हमें गलत कथन छांटना है। भरूच के स्तूप के बारे में गलत कथन छांटना है कि आपको ये इस प्रकार से क्वेश्चन यदि आपको करने हैं तो भरूच के स्तूप के पूरा डिटेल से आपको अध्ययन करना होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा। तो पूरा क्वेश्चन, तो इसको भरूच के स्तूप को सामयिक विहार, वरदा अतिश व नाग वरदावती के नाम से जाना जाता है। सामयिक विहार, वरदा अतिश व नाग वरदावती के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज करने का कार्य दोस्तों कनिगम द्वारा 1873 में की गई, और इसमें हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन प्रमुखता से मिलता है। इस स्तूप में लगभग 80 मूर्तियां जातक कथाओं पर बनी हुई है। देखिए दोस्तों इसमें आपको रॉन्ग ऑप्शन छांटना है कि आपको पता है कि जो सामयिक इसका जो भरूच के स्तूप है उसका अन्य नाम है दोस्तों सामयिक विहार है, वरदातिश है, और वरदावती, नाग वरदावती भी इसका अन्य नाम के अंतर्गत। बिल्कुल राइट। कनिगम के द्वारा 1873 में इसकी खोज करने का कार्य किया गया था, और दोस्तों इसमें हंगे व्यंग्य का शिल्पांकन प्रमुखता से देखने को मिलता है, वो भरूच के स्तूप के अंदर में देखने को मिलता है। और दोस्तों इस स्तूप में लगभग 80 मूर्तियाँ नहीं है, यहाँ पर लगभग 40 मूर्तियाँ जातक कथाओं की बनी हुई हैं, जो आपकी भरूच के स्तूप के अंतर्गत आती है। ये भरूच का स्तूप है दोस्तों, ये कहाँ है, ये सतना के पास है। ये सतना नागौद मध्य प्रदेश में आपका भरूच का स्तूप स्थित है, सतना मध्य प्रदेश में ये आपका भरूच का स्तूप माना गया है। इसकी खोज का क्रय 1873 में कनिगम के द्वारा किया गया। और इसका जो माध्यम है दोस्तों, इसका जब माध्यम है वो कौन सा है, इसके लाल बलुआ पत्थर माना गया है, यानी लाल बलुआ पत्थर इसका क्या है दोस्तों, माध्यम। लाल बलुआ पत्थर इसका माध्यम है, भरूच के स्तूप का माध्यम माना गया है। इसका समय शुंग काल का स्तूप है ये दोस्तों, और बौद्ध धर्म से संबंधित आपको माना। जो इसका संग्रह करने का कार्य जो आपका भरूच का स्तूप है, इनका संग्रह कहाँ हुआ है दोस्तों, इसका संग्रह एक तो कोलकाता में, और दोस्तों एक इलाहाबाद में, और दोस्तों एक आपका लंदन में, यानी KEL के अंदर है, कोलकाता, इलाहाबाद और लंदन के अंदर इसका संग्रह करने का कार्य किया गया है। जो कोलकाता संग्रहालय है दोस्तों, इसको 1814 में इसकी स्थापना की गई थी, जो मैक्सिमम इसकी कोलकाता संग्रहालय की गई। और सर्वाधिक अपने इंडिया के सर्वाधिक जो उत्खनन कार्य जो के मिलने के जो साक्ष्य रखे गए हैं, जो प्रमाणित साक्ष्य लिखे गए हैं, वो कोलकाता संग्रहालय में देखने को स्तूपों के मिलते हैं, जिसकी स्थापना 1814 के अंदर की गई थी, इन्हें कलकत्ता संग्रहालय की।
और भी दोस्तों इसके बारे में देखते हैं कि इसका प्रारंभिक निर्माण है जो इसका बरहुत के स्तूप का, वो सांची के स्तूप की तरह ही मौर्य काल माना जाता है। और इसके बाद शुंग काल में इसका विकास और विस्तार का कार्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि किस स्तूप पर शब्द सुमन मर्जो उत्कीर्णित किया गया है, कि सुमन मर्जो शब्द है वो किस स्तूप के ऊपर उत्कीर्णित किया गया है। वो देखना है दोस्तों आपका सांची के स्तूप, अमरावती का स्तूप या बरहुत का स्तूप या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है, बरहुत का स्तूप या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपको छांटना है कि जो सुमन मर्जो है वो सांची के स्तूप में मिला था नाम उत्कृत, या फिर अमरावती स्तूप में या बरहुत में। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमने देख लिया जो बरहुत के स्तूप के अंदर, जो बरहुत का स्तूप जो दक्षिणी तोरण द्वार है दोस्तों, दक्षिणी तोरण द्वार पर ये जो नाम है उत्कीर्णित किया गया है जो बरहुत के स्तूप के अंदर सुमन मर्जो, जो ये सुमन मर्जो नाम है दोस्तों, ये आपका सुमन मर्जो, ये राजाओं से संबंधित दर्शाया गया। ये संबंध है, ये शुंग जो इसका राजा थे, राजाओं से संबंधित इनका दर्शाया गया था। जो सुमन मर्जो शुंग काल के राजाओं के संबंध दर्शाया गया था, यानी ये राजाओं से संबंध दर्शाने का कार्य कि कौन सा शब्द है, वो सुमन मर्जो नामक एक शब्द है जो दक्षिण तोरण द्वार पर उत्कीर्णित है और वो बरहुत के स्तूप में आपको देखने को मिलता है। अब ये जो बरहुत का स्तूप है यहाँ पर दोस्तों जेतवाहन का दान की जो मूर्ति का दृश्य है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। और वो जेतवाहन की जो दान की जो मूर्ति हैं, वो मूर्ति दोस्तों जो वहाँ पर वो दृश्य हैं, वो दृश्य जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो देखिए दोस्तों, लिख लीजिएगा जेतवान का दान। इसका जो जेतवान के दान का दृश्य है दोस्तों, इसके अंदर कि ऐसा दृश्य है कि यहाँ पर जेतवान यानी जो उसका मोहरों का जो मुद्राओं का मोहरों का उसका एक ढेर सा किया गया है, वो ज़मीन पर मोहरें बिछा ली गई है, ऐसे दृश्य हैं। और वहाँ पर एक तरफ गुच्छे के अंदर जो भिक्षुक थे वो बैठे हुए हैं और एक तरफ राजा खड़े हुए हैं। उन राजा जो जेतवान उनको वो मुद्राएं हैं उन्हें भिक्षुओं को दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो वो दान कर रहे हैं, इस प्रकार के जो दृश्य आपको देखने को मिलते हैं वो बरहुत के स्तूप में देखने को मिलते हैं। यानी बरहुत स्तूप के अंदर देखने को आपको वो जेतवान के दान का दृश्य आपको मिलता है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों कि जो महाबोधि जो मंदिर है वो किस राज्य स्थित है, यानी जो महाबोधि मंदिर है वो किस राज्य में है दोस्तों। आपका ऑप्शन है बिहार में, यूपी में और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। आपने इसमें ऑप्शन में आंसर देना है दोस्तों, जो महाबोधि जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ये जो महाबोधि मंदिर है बोध गया बिहार के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ये जो संबोधि इसका ज्ञान प्राप्त करने का जो स्थान था बोध गया के अंदर, वहाँ पर इन मंदिर का निर्माण किया गया है दोस्तों। और वो महाबोधि जो मंदिर है ये कौन से कि वो गांव स्थान है दोस्तों, वहाँ उरी विल्व का गांव है। कौन सा गांव है कि उरुविल्व नामक एक गांव के पास इसका स्थान है दोस्तों। महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया है और इसका निर्माण करने का कार्य अशोक के द्वारा किया गया था दोस्तों। अशोक के द्वारा इसका निर्माण करने का कार्य किया गया था। विश्व धरोहर सूची में इस महाबोधि मंदिर को 2002 में यानी जनवरी 2002 के अंदर जून 2002 के अंदर इसका जो विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का कार्य किया गया था। महाबोधीश्वर जो महाबोधि मंदिर या महाबोधि घर भी इसको बोलते हैं, इस मंदिर का शामिल करने का कार्य किया गया था। और ये हीन शाखा से संबंधित था दोस्तों ये मंदिर। और ये यहाँ पर सूर्य के चित्र, जो सूर्य की मूर्ति है, धनुर्धारी स्त्रियाँ बनी हुई हैं और शिल्प व संयोजन में विशेष रूप से ये कलाकृति अपना दृश्य दर्शाता है। वैशाली के महाप्रदर्शन का दृश्य भी यहाँ पर उत्कीर्णित आदि दृश्य किया गया है। यहाँ पर जो बोध गया के जो मंदिर है दोस्तों वो वर्तमान स्वरूप देने का कार्य कुषाण काल में जाता है। यानी इसमें इस मंदिर को वर्तमान में जो स्वरूप है वो स्वरूप किस काल की देन है दोस्तों, वो काल की है कुषाण काल की। यानी कुषाण काल
कुषाण काल की ये देन मानी जाती है। इसको वर्तमान स्वरूप देने का कार्य महाबोधिधर मंदिर को किया गया था। सूर्य का चित्र कहाँ उकेरित मिला है दोस्तों आपको? सूर्य का चित्र सांची स्तूप में, बरहुत स्तूप के अंदर, महाबोधि मंदिर में या अमरावती स्तूप में। तो यहाँ पर दोस्तों सूर्य का जो चित्र मिलने का कार्य हमें मिला है वो दोस्तों आपका है कहाँ? महाबोधि मंदिर के अंदर। जो सूर्य का चित्र जो दोस्तों ये बोध गया कि वेस्टनी पर, यानी वेस्टनी, बोध गया कि वेस्टनी पर जो हिंदू देवता सूर्य का, वेस्टनी पर जो हिंदू देवता सूर्य है उसका चित्र उत्खनन करने का हमें प्रमाण यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों और भी चित्र मिले हैं, अभी देखते हैं कि महारानी माया देवी द्वारा सौपन का दृश्य किस स्थान पर हमें प्राप्त हुआ है। वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है दोस्तों सौपन का दृश्य माया देवी का? वो विदिशा नगरी से या सतना से या गया से या मथुरा से। अब देखिए दोस्तों इसका जो स्तूप वो कौन से स्तूप में प्राप्त हुआ, स्तूप के साथ साथ उस स्तूप के यदि स्थान का नाम आपको ध्यान में होगा तभी इस क्वेश्चन का आप जवाब दे पाओगे। यानी सौपन का जो दृश्य था वो दोस्तों विदिशा नगरी से हुआ था, सांची से, या फिर सतना से, बरहुत से हुआ था, या गया से, बोधेश्वर मंदिर से, या मथुरा से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सतना, यानी बरहुत के स्तूप में इसका बरहुत के स्तूप के अंदर इसका निर्माण हुआ। इसका जो प्राप्त हुआ था हमें जो सौपन, यानी जो माया देवी का जो सौपन का दृश्य है वो हमें बरहुत के स्तूप के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो दोस्तों ये सौपन जो माया देवी का सौपन है वो माया देवी की कोख की ओर बढ़ते हुए हाथी को दर्शाया गया है दोस्तों। और इसमें माया देवी लेटी हुई, माया देवी का लेटी हुई यानी इसकी लेटी हुई माया देवी, लेटी हुई प्रतिमा है, लेटी हुई प्रतिमा यानी सौपन में लेटी हुई प्रतिमा है दोस्तों। और हाथी इसकी ओर बढ़ता हुआ, कोख की ओर बढ़ता हुआ हाथी को दर्शाया गया है। ये कहाँ है दोस्तों आपका? सतना, बरहुत के अंदर, बरहुत का स्तूप यानी सतना में ये देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल पर गज लक्ष्मी, यानी कमल के ऊपर विराजमान जो गज लक्ष्मी है, गजलक्ष्मी का चित्रांकन मिलता है आपको कहाँ मिलता है दोस्तों? सांची के स्तूप में, बरहुत स्तूप में, या बोध गया या मथुरा के अंदर। तो आप बताइए दोस्तों, ये आपने जो बरहुत का जो स्तूप है वहाँ पर कमल के ऊपर विराजमान गजलक्ष्मी की आपको चित्रांकन आपको दिखाई देता है, वो दोस्तों आपको बरहुत के स्तूप में दिखाई देता है। जो कमल पर बैठी देवी की हाथियों द्वारा पानी डालने का दृश्य दर्शाया गया है। यहाँ पर जो कमल पर विराजमान जो देवी है, इस देवी पर हाथियों के द्वारा, यानी हाथियों द्वारा पानी का दृश्य दिखाया गया है। पानी उड़ेलते हुए का दृश्य दिखाया गया है। वो कौन से स्तूप में? बरहुत के स्तूप में आपको दिखाया गया जी। ये बरहुत का स्तूप है दोस्तों। यहाँ पर इसके शीर्ष भाग में हर्मिका है जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। वेदिका के चारों ओर 9 फीट क्या है दोस्तों? इसकी ऊंची दीवार है, यानी वेदिका के चारों ओर 9 फीट ऊंची दीवार है। इसके जो तोरण द्वार हैं दोस्तों इसके बरहुत के, ये 22 फीट है, यानी 22 फीट इसके तोरण द्वार लंबे हैं। और 34 फीट कौन से के हैं? सांची के। ये 34 फुट हैं दोस्तों, ये तो हैं सांची के, ये सांची के स्तूप के तोरण द्वार हैं। लेकिन ये बरहुत और ये 22 फीट कौन से के हैं? बरहुत के स्तूप के तोरण द्वारों की जो लंबाई मानी गई है वो 22 फीट मानी गई है। इसकी जो बरहुत का स्तूप है इसकी दोस्तों परिधि भी मैंने आपको राइट करवाई थी। जो ये परिधि है ये 212.9 यानी 213 फीट के लगभग मानी गई है, यानी 213 फीट या 212.9 फीट के मध्य इसकी जो परिधि है वो मानी गई है दोस्तों। किसकी? बरहुत के स्तूप की। तो इस प्रकार से हमने मोटा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये बरहुत के स्तूप का देख लिया। बौद्ध मंदिर के बारे में गलत कथन को छांटना है दोस्तों। जो बोध गया मंदिर है आपका उसमें गलत कथन को आपको छांटना है। इसमें गलत कथन कौन सा है? कि वर्तमान निर्माण इसका कुषाण कालीन की देन मानी गई है। क्या ये क्वेश्चन रॉन्ग है, राइट?
बताइए दोस्तों, जिसका इसका वर्तमान का निर्माण स्वरूप है वो कुषाण कालीन में माना गया है। हमने इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से पीछे इसका अध्ययन कर लिया था डिटेल से दोस्तों। ये राइट ऑप्शन है। महायान शाखा से ये संबंधित है दोस्तों। क्या ये बोध गया है महायान या हीनयान? महायान होता है दोस्तों आपकी जो मूर्ति के रूप में पूजा करते थे, और हीनयान होता है दोस्तों पद चिन्ह यानी चिन्हों के रूप में पूजा की जाती थी बौद्ध हमारे भगवान बुद्ध की। तो ये यहाँ पर जो बोध गया मंदिर है यहाँ पर दोस्तों आपका महायान शाखा से नहीं है, ये कहाँ है? हीनयान शाखा से। ये हीनयान शाखा से संबंधित था। हीनयान शाखा से संबंधित हो तो उसका गलत आंसर क्या होगा? ये होगा अनिमेष लोचन मूर्ति प्राप्त हुई। बिल्कुल राइट है दोस्तों, यहाँ पर अनिमेष लोचन की मूर्ति यहाँ पर हमें प्राप्त हुई। और यहाँ पर 12 राशि जो चिन्ह है उन चिन्हों का चित्रण भी यहाँ पर हमें बौद्ध मंदिर के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये जो बौद्ध मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर राजगृह में नाला हस्ती दमन का दृश्य जो शिल्प व संयोजन के लिए विशेष माना गया है दोस्तों, इसे हमारे बोध गया के अंदर जो बिहार में स्थित है। वेस्टनी के दोनों ओर धनुर्धारी स्त्रियां भी उत्खनन की गई हैं बोध गया के अंदर दोस्तों। एक और दोस्तों जो ये आपकी जो ये अनिमेष लोचन है, ये अनिमेष लोचन दोस्तों ये बोधि वृक्ष के आगे जो खड़ी हुई मूर्ति है उसको बताया गया है, अनिमेष लोचन के नाम से जाना गया है। ये आपकी बोध गया मंदिर में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का नाभि केंद्र कहा जाता है? पृथ्वी का नाभि केंद्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अनिमेष लोचन मूर्ति को, या सूर्य की मूर्ति को, स्वास्तिक चिन्ह को, या राज सिंहासन को? यानी आपने पढ़ा था कि जो बोध गया मंदिर के अंदर बोध गया मंदिर के अंदर है दोस्तों, ये आपने पढ़ा था कि जो पृथ्वी का नाभि के अंदर उसको अशोककालीन राज सिंहासन को कहा जाता है। ये राज सिंहासन कौन सा है दोस्तों? अशोककालीन, यानी ये अशोककालीन है। अशोककालीन राज सिंहासन को ये कहा जाता है। ये सूर्य की जो मूर्ति हैं ये भी बोध गया के अंदर मिली थी। एक दोस्तों एक तो जो ये बोध गया के अंदर एक तो दोस्तों उड़ीसा में भी मिली थी, जो खंडगिरी की पहाड़ियों के अंदर शुंगकालीन मूर्ति मिली थी, और ये सूर्य की भी मूर्ति मिली थी दोस्तों यहाँ पर। और स्वास्तिक चिन्ह अनिमेष लोचन भी ये बोध गया के अंदर ही आपको जो बोधि जो वृक्ष है उसके आगे जो खड़ी मूर्ति है उसको अनिमेष लोचन के नाम से जाना गया है, वो भी आपकी बोध गया मंदिर के अंदर मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची व बृहत स्तूपों में किस मूर्तियों का अभाव था? सांची व बृहत जो स्तूप है ये इनमें किन मूर्तियों का अभाव था दोस्तों? ये क्वेश्चन पीछे पूछ लिया गया है। यक्षिणियों की मूर्ति का अभाव था, या तीर्थकारों की मूर्ति का अभाव था, देवी देवताओं की या पशुओं की? तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पढ़ा था कि सांची और बृहत के दोनों स्तूपों का अध्ययन कर लिया था। उसमें यक्षियों की मूर्ति का तो अभाव नहीं था, उसमें थी दोस्तों। इसमें देवी देवताओं की मूर्ति भी थी दोस्तों, और इसमें पशुओं की मूर्ति भी थी। लेकिन यहाँ पर इनमें देखा गया कि यहाँ पर तीर्थकरों की जो मूर्ति का था उसका अभाव माना गया है, किसमें? सांची व बृहत के स्तूपों के अंदर। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों इन क्वेश्चनों का अच्छे से हमने अध्ययन कर लिया है, और ये इसके साथ हमारा जो कुषाणकालीन जो स्तूप थे उनका भी हमने शुंगकालीन जो स्तूप थे उनका भी हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। इन क्वेश्चनों के माध्यम से हमने कोशिश की है कि इनका रिवाइज करने का पूरा। तो दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चनों के माध्यम से हम जो करने वाले हैं वो दोस्तों इसके अंदर आए, जो दोस्तों आगे आपका सातवां काल हम पढ़ेंगे, अमरावती का स्तूप है उसको पढ़ेंगे, जो कुषाण काल है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं, मंदिर है, उसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमें इसी जो क्वेश्चनों की जो स्टडी है इसको यहीं पर स्टॉप देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए इसी प्रकार के जो वीडियो को आप यूट्यूब पर लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक अगले नेक्स्ट हम क्लास में जाने के लिए, तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे मित्रों।